चलो कुछ तो सीखे। किसी किसी दिन सुबह से अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सुबह उठो और पानी ना आ रहा हो घर में। हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना जीवन की। यदि मुझसे पूछे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो सुबह सुबह उठो और पानी ना आ रहा हो, टंकी में पानी ना हो, उसके बाद क्या होगा? पूरा दिन खराब। प्लम्बर को फ़ोन करो, प्लम्बर इतने खाली बैठे नहीं रहते, तुरंत नहीं आते कभी प्लम्बर लोग। तो उसके बाद 10 बजे प्लम्बर आता है, तो उसके बाद पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। तो वही हाल मेरे साथ आज हुआ है। ठीक है। वही हाल। उसके बाद गाड़ी निकाला तो देखा गाड़ी का चक्के का हवा ही गायब है। दूसरी प्रॉब्लम। ठीक है। फिर चलो बोला धीरे धीरे ले जाऊंगा, तो गाड़ी निकाला तो फिर पता चला जहाँ मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ किसी और ने खड़ी कर रखा है। तो जब एक दिन कुछ सुबह से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम, तो फिर न चाहते हुए भी लेट हो जाते हैं। चलिए, कल परसों हम लोग सूर्य ताप स्टार्ट किए थे, इंसोलेशन। तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं भाई। क्वेश्चंस बन गए? अब जो नहीं बन रहे थे वो, जो नहीं बनेंगे डिस्कस कर लेंगे, वैसे बन गए होंगे। एक सोलर कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट देखा था, ये क्या होता है देख लिया था, तो डिटेल बता दिया था। अब बन गया क्वेश्चन। क्या नाम है? चंद्रिका। क्वेश्चंस बन गए ना, और बाकी जो नहीं बने बन जाएंगे। अब आते हैं सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्यताप सभी जगह समान नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके लिए कई सारे कारण जिम्मेदार है ना। उसके लिए कई सारे कारण क्या आपके जो है जिम्मेदार है, कई सारे कारक जिम्मेदार है। तो सूर्यताप जो है सभी जगह समान नहीं है, ये आप कॉमन सेंस अनुभव के साथ, अनुभव से कह सकते हो कि सूर्यताप सभी जगह समान नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। आपका जो नॉट इक्वल एवरीवेयर। तो उसके लिए कई सारे कारक है जिसके कारण से चीज़ें चेंज होती है। तो पहला कारक जो है आपका, फर्स्ट कारक जो लेंगे हम लोग, ये कारकों का नाम लिख लीजिए। पहला, इसको हम लोग अक्षांश भी कह सकते हैं, अक्षांशों के अनुसार लेटिट्यूड्स का प्रभाव भी कह सकते हैं, या इसी को कहते हैं हम लोग सूर्य की किरणों का आपतन कोण। इसको इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रेज। तो अक्षांश बोल सकते हो, सूर्य की किरणों का आपतन कोण कह सकते हो, राइट। पहला फैक्टर ये आएगा। दूसरा आएगा आपका जो है दिन की लंबाई, लेंथ ऑफ डे। तीसरा हम लोग देखेंगे पृथ्वी की परिक्रमण गति, रिवॉल्विंग मोशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्विंग मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की परिक्रमण गति। इसके अलावा और फैक्टर्स हो सकते हैं। चौथा, वायुमंडल की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर।
एक फैक्टर ये हो सकता है। इसके अलावा पांचवा एक पॉइंट है सौर कलंकों की संख्या। नंबर ऑफ सन स्पॉट्स। इसके अलावा स्थल एवं जल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, बाकी फिर वनस्पति की मात्रा वगैरह भी जो है 7 पॉइंट, वनस्पति की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वेजिटेशन कवर, वेजिटेशन कवर्ड। थोड़ा बहुत इससे भी इफेक्ट करेगा। वेजिटेशन, वेजिटेशन कवर्ड। तो पहले तो ये पॉइंट ही याद रखना है। बोल रहे थे तो फैक्टर से सभी है, इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है कुछ कॉमन सेंस के बेस पर निकाल लोगे, कुछ आपका समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं अक्षांश या लेटीट्यूड या सूर्य की किरणों का आपतन कोण। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें क्या होता है, समान रूप से नहीं पड़ती है। इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा, और ध्रुवों की ओर जाने पर 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री। तो ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी होते जाती है, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस लगा ही लोगे, इंसोलेशन क्या होगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्यताप की मात्रा कम होते जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये बनेगा आपका कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इंसोलेशन की मात्रा क्या होती है, कम होते जाती है, राइट। इतना तो कॉमन सेंस लगा लोगे, लेकिन कम क्यों होती है, कारण कारण क्या लिखोगे, बताओ चंद्रिका। हाँ, तो यहाँ पर पहला तो ये कारण सीधा सीधा इतना ही लिखते हैं कि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ते जाता है। क्या बढ़ता है आपका, जो स्लैंटिंग रेस, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तिरछापन किसका बढ़ेगा आपका, जो है जो सूर्य किरणों का जो तिरछापन है बढ़ते जाएगा, स्लैंटिंग रेस। स्लैंटिंग किरणें जो है क्या होती है, और ज़्यादा तिरछी होते जाती है। तो मेन कारण तो ये हो गया, लेकिन तिरछी होने से फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सन रेज जब लंबवत, डायग्राम से पूरी ज्योग्राफी समझना, ये वर्टिकल है, ये क्या है आपके जो सन अभी आपका यहाँ पर लंबवत है, वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है। तो सन रेज इस तरीके से
आपके जो है पड़ेगी, और जब सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, हाँ, तो इससे दो कारण होंगे आपके। एक तो तो ये एरिया जो है आपका क्या होगा, पहले वाले में कितने एरिया पे पड़ रहा था, पहला वाला इतने एरिया पे पड़ रहा था, लंबवत है तो है कि नहीं। जब तिरछी हो गई तो इसका एरिया क्या हो गया, ज़्यादा एरिया पे पड़ रही है। तो तिरछी होने के कारण से सनरेज ज़्यादा एरिया को कवर कर रही है, तो मात्रा क्या हो जाएगी, इंसोलेशन कम हो जाएगा ना भाई। और वर्टिकल है तो कम एरिया पे पड़ रही है, तो इंसुलेशन क्या हो गया आपका, ज़्यादा हो जाएगा। तो डायग्राम बना लो पहले, तो डायग्राम से ही चीज़ों को क्लियर करके रखना है। तो पहला कारण क्या हो गया, जो वर्टिकल रेस होती है, लंबवत किरणें होती है, वह कम क्षेत्रफल पे पड़ती है, लेस एरिया, कवर्ड लेस एरिया, कम क्षेत्रफल पर पड़ती है। और जब किरणें तिरछी हो जाती है तो ये क्या करती है, अधिक क्षेत्रफल पर फैलती है, स्प्रेड्स ओवर मोर एरिया। इससे इंसुलेशन क्या हो जाएगा आपका, कम क्षेत्रफल पर है तो इंसुलेशन बढ़ जाएगा, और अधिक क्षेत्रफल पर है तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, है ना। डायग्राम के साथ इतना ही समझा देना है कि लंबवत किरणें कम क्षेत्रफल पर फैलती है, जिससे सूर्यताप क्या हो जाएगा, अधिक, और तिरछी किरणें अधिक क्षेत्रफल पर, मोर एरिया, कवर्ड मोर एरिया, तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट केतन बाबू, पीछे वाले विकास सिलेन प्रियांशु, क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट। तो एक कारण तो ये हो गया, तिरछी किरणों के कारण से सूर्यताप क्यों घट जाता है, तिरछी किरणें बढ़ती है तो सूर्यताप क्या होता है, घटते जाता है। उसका कारण पहला समझ में आ गया कि सूर्य की जो किरणें हैं कम क्षेत्रफल पर पड़ती है तो तापमान, इंसुलेशन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा क्षेत्रफल पे फैल गई तो इंसुलेशन कम हो जाएगा। क्लियर है, चलूँ आगे। दूसरा कारण भी निकलेगा यही से, जब लंबवत किरणें होती है तो कम वायुमंडल को क्रॉस करके आती है ना। जब लंबवत वर्टिकल किरणें हैं यहाँ पर, तो ये दूरी क्या होती है, सूर्य से लेके पृथ्वी तक पहुँचने की दूरी क्या हो गई, दूरी कम है, डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस क्या है आपका, कम हो जाती है, तो डिस्टेंस कम हो जाएगी तो इंसुलेशन फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दूसरा कारण ये भी हो गया, तिरछी है तो डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा कवर करके आती है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है आपकी क्या है, डिस्टेंस आपकी ज़्यादा है। आ रही बात समझ में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी, ज़्यादा है, तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट यूपीएससी से भी इतना ही नहीं पूछेगा, सूर्य की किरणें बढ़ने से, तो ये दोनों पॉइंट्स स्टेटमेंट के रूप में या कुछ कारण के रूप में दे देगा कि जब सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है तो सूर्यताप कम क्यों होता है। तो ये दो कारण वहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में, कि तिरछी किरणें अधिक क्षेत्रफल पे फैलती है जिससे इंसुलेशन कम हो जाएगा, और मोर डिस्टेंस कवर करके आना पड़ता है, इसलिए भी इंसुलेशन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। क्लियर है केतन, समझ में आया है ना। मैंने कहा ना, ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स बेस पर ही आते हैं, तो और समझ गए तो फिर उसमें गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। कॉमन सेंस भी है वैसे तो, मेंस में भी लिखना हो तो कितना ही लिखना है कि जब सूर्य की किरणें तिरछी होती है तो अधिक क्षेत्रफल पे फैलती है और अधिक दूरी क्या करती है, ट्रेवल करती है कि नहीं। अधिक दूरी क्या करती है आपका, जो है क्रॉस करती, पार करके आती है, इसलिए सूर्यताप की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। तो इसीलिए क्या हो गया आपका,
इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रीजन में, ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है ना। 23 एंड 23 हाफ अभी पढ़ेंगे। ये वाला जो रीजन है वह क्या कहलाता है आपका? ट्रॉपिकल रीजन। हिंदी में क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो जो नए बच्चे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, तो इनके बीच का रीजन क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। तो उष्णकटिबंध में इसलिए इंसोलेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें क्या है यहाँ पर? लंबवत है, वर्टिकल है। यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है? वर्टिकल है कि नहीं? इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पर? ज़्यादा होता है। इसी टेम्परेचर मोर वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। क्लियर है? तो ये बाकी जितना उधर जाएंगे तो उसको टेम्परेचर क्या होता है? इंसुलेशन क्या होता है? कम होते जाता है, क्योंकि किरणें क्या हो रही है आपकी? तिरछी होते जा रही है। क्लियर है बीना? चलिए, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, और ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। दूसरा हमने कॉमन सेंस से निकाल लोगे, दिन की लंबाई हमेशा बराबर होती है कि कम ज़्यादा होती है? अभी दिन की लंबाई क्या होगी? अभी दिन की लंबाई आपकी बढ़ते जाएगी गर्मी की ऋतु में, तो इसका संबंध ऋतु से है। दिन की लंबाई का संबंध किससे है आपका? जो है सीजन से है। समर, अभी हमारा समर आ रहा है, तो ग्रीष्म काल में दिन की लंबाई क्या होती है? तो डे की लंबाई ज़्यादा होती है, तो डे की लेंथ ज़्यादा होती है, तो इंसुलेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और विंटर में, अभी विंटर आप लोग का ख़त्म हुआ है जस्ट, अभी समर आ रहा है कि नहीं? तो दिन की लंबाई क्या होती है? डे छोटा होता है, तो इंसुलेशन भी कंपेरेटिवली क्या होगा? तो इस तरीके से दिन की लंबाई का प्रभाव भी पड़ता है। ये तो कॉमन सेंस हो गया। और दिन की लंबाई चेंज कैसे होती है तो वो भी आप लोग जानते ही है, समर और विंटर में चेंज होती है। अभी और पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? अब आते हैं ये समर और विंटर क्यों चेंज होता है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसमें आते हैं हम लोग हाँ ओवरऑल हो गया वो वाला। इसका भी संबंध स्लैंडिंग रेस, समर में स्लैंडिंग रेस आपकी नॉर्दर्न है ना हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये टेम्परेचर से देख लेते हैं समर से, इसका संबंध उससे ही है इनडायरेक्टली। मेन तो यही कारण है, उसके कारण से बाकी चीज़ें चेंज होती है। और मेन कारण ये भी नहीं है, ये कारण है, अभी पढ़ेंगे वो वाला रिवॉल्विंग मोशन। तो पढ़ते हैं उसको भी, थोड़ा सा उसको भी समझिए, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण से ही, है ना, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण से ही मौसम में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन होता है ना। रिवॉल्विंग मोशन के कारण से क्या होता है आपका? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पहला तो ये याद रखना है। क्या हो गया? आवाज़ नहीं आ रही है? कोई आया क्या मिलने? आपके पापा आए? ठीक, 5-10 मिनट बैठने बोलना, पानी वानी पिला दो। ठीक है, ठीक है ना। क्लास 15 मिनट क्लास छोड़ के आ रहे हैं बोल देना। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आपका जो है चेंज, इंग्लिश में हो जाएगा चेंजेस इन सीजन्स। और दूसरा इसके कारण से देखेंगे, इस रिवॉल्विंग मोशंस के कारण से ही जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो चेंज होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है? बीच की दूरी परिवर्तित होती है। आ रही बस समझ में? चेंजेस, इंग्लिश में लिख लीजिएगा चेंजेस इन सीजन्स, है ना, चेंजेस इन सीजन्स। और सेकंड हो जाएगा चेंजेस इन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, है ना। इसी को हम लोग देखेंगे अभी अपसौर और उपसौर की स्थिति कहते हैं। अपसौर एवं उपसौर, एपीहिलियन और उपसौर, पेरीहिलियन।
क्या बोल रहे हो? अब बता रहा हूँ, अभी तो बस नाम लिखो। इसी को हम लोग सूर्य और उसके बीच की दूरी को, जब दूरी मैक्सिमम होती है उसको एपिहेलियन कहते हैं। सब समझाऊंगा अभी, तो ये बस पॉइंट लिखवा रहा हूँ। और ये मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। मिनिमम, एक बार मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एपिहेलियन एंड पेरीहेलियन, APEHELION, एपिहेलियन एंड पेरीहेलियन कहते हैं। तो ये किसके कारण से होता है? परिक्रमण गति के कारण से होता है। आ रही बात समझ में? तो ये याद रखना है। तो इसी, ये जो पॉइंट है उसको दो अलग अलग पॉइंट्स भी बना सकते हैं। ऋतु में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन जानती है, एक समर होता है और एक आपका क्या होता है? विंटर होता है। तो समर में डेफिनेटली इंसोलेशन ज़्यादा हो जाता है और विंटर में क्या होता है? कम हो जाता है। तो वो अभी देखेंगे फिर से क्यों होता है, और डिस्टेंस देखेंगे अभी कि कैसे चेंज होती है। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है? मूवमेंट या मोशन ऑफ अर्थ। तो अलग से एक साइड में लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के, मोशन ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। एक तो करती है आपका घूर्णन गति, इसको हिंदी में परिभ्रमण भी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड एक ही है, रोटेशनल मूवमेंट। और दूसरा जो है परिक्रमण गति, रिवॉल्विंग मोशन। तो दोनों जानते हैं। तो घूर्णन गति के कारण से, घूर्णन का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या कर रही है? घूमती है इस तरीके से, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। नए बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि पृथ्वी को, एक तो हमने तिरछा बनाया हुआ है, सीधा क्यों नहीं बनाया ऐसे? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है आपका 23.5 डिग्री है ना, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री क्या है? टिल्टेड है, झुकी है। आई बात समझ में? इस तरीके से, इसलिए इसको ऐसे बनाया हुआ है। ऐसे रहती, सीधी रहती तो फिर ऐसे बनाते। झुकी होने के कारण से बहुत सारे काम होते हैं। तो और ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन का मतलब ऐसे घूम रही है अपनी तरफ। तुम लोग देखोगे तो मेरी तरफ भी वैसे ही आएगा। तो ये क्लॉक वाइज हुआ कि एंटी क्लॉक वाइज हुआ? क्या हुआ चंद्रिका? क्लॉक वाइज हुआ। ये वेस्ट टू ईस्ट। इधर से इधर, अब इसको ऐसे रख के देखो। वेस्ट टू ईस्ट का मतलब आपका इधर से इधर नहीं घूम रही है, ऐसे घूम रही है। वेस्ट से स्टार्ट होकर के ईस्ट की ओर जा रही है। यदि इधर से इधर होती तो क्या करते हम लोग? ऐसे होती तो ईस्ट टू वेस्ट होती तो उसको घड़ी के हिसाब से सोचना है। घड़ी आपकी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। वेस्ट टू ईस्ट का मतलब क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यहाँ पे भी गलतियाँ करते हैं बच्चे लोग। ये हो गया आपका घड़ी। तो घड़ी इधर से स्टार्ट करके इधर से इधर घूम रही है घड़ी, है कि नहीं? तो ये ईस्ट टू वेस्ट कहलाएगी घड़ी की। घड़ी का मतलब क्या हो गया आपका? इधर से स्टार्ट करके इधर आ रही है, वेस्ट हो गया। और यदि हम कोई चीज़ ऐसे घूम रही है, इधर से इधर घूम रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट टू ईस्ट बोलेंगे। आया समझ में? तो पृथ्वी जो है ऐसे नहीं घूम रही है, स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। अब अपने हिसाब से स्टार्टिंग, ऐसा तो गोल गोल घूम रही है न ईस्ट है ना वेस्ट है, ठीक है। वैसे देखेंगे तो क्या होगा? पृथ्वी जो है गोल गोल घूम रही है, लेकिन हम अपने विथ रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो अपने रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ऐसे घूम रही है, तो हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट किधर हो गया? इधर से हो गया, इधर से ऐसे घूम रही है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वेस्ट टू ईस्ट हो गया। यदि ये ऐसे घूमती तो इधर के क्या होती? इधर से इधर जा रही है तो ईस्ट टू वेस्ट बोलते। तो विथ रिस्पेक्ट टू अस, मतलब हमारे परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं, इसीलिए उसको कहा गया। तो पृथ्वी
किस दिशा में घूर्णन करती है, तो याद रखना नए बच्चे लोग, बाकी पुराने लोग को तो बता ही दिया कई बार, वेस्ट ईस्ट में या एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लियर है। और इस घूर्णन गति के कारण से ही दिन और रात में परिवर्तन होते हैं। दिन और रात में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। आया समझ में? चेंजेस इन डे एंड नाइट, चेंजेस इन डे एंड नाइट। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि दिन और रात में परिवर्तन क्यों होते हैं, तो उसका आंसर क्या हो गया, चेंजेस रोटेशनल मूवमेंट के कारण से। आया समझ में? कितने समय में घूर्णन करती है पृथ्वी, तो अप्रॉक्स 24 घंटे बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सोलर डे, सौर दिवस कहलाता है, जो 24 घंटे हम लोग राउंड फिगर लेते हैं। लेकिन एग्जैक्टली इसका जो टाइम है, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है पृथ्वी को, उसको लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड्स लगते हैं। तो मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस पे पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करती है कितने में, आपका 23rd आवर 56 मिनट 4.09 सेकंड्स में। तो इसको नक्षत्र दिवस कहा जाता है, सिडरल डे कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट तुम लोग के लिए नया होगा। ग्रह नक्षत्र वाले तो आए गए, अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझना है ना। ये अब ये टॉपिक आ गया तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चंस ना, ये सब चीज़ें बेसिक एनसीईआरटी में पढ़ोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझ में आ जाता तो फिर हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती तुम लोग को, हैं? वहाँ पे बोलते माई लाइफ माई रूल। ठीक है, एनसीईआरटी में भी उतना क्लियरली नहीं दिया है, एनसीईआरटी में भी 6वीं 7वीं की क्लास के एनसीईआरटी में दिया होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे पहले तो दो हमारे पास आ गया सौर दिवस। पहले तो टाइम याद रखना, सौर दिवस कितने घंटे का होता है, तो वह 24 घंटे, जो हम लोग कॉमनली लेके चलते हो, सोलर डे है। लेकिन पूछ देगा नक्षत्र दिवस, तो 23rd आवर 56 मिनट 4.09 सेकंड्स का है। तो यहाँ पे कहीं एग्जाम आया होगा कि नक्षत्र दिवस की तुलना में सोलर डे थोड़ा अधिक होता है, अधिक समय का होता है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में पूछा होगा, यूपीएससी ने भी पिछला पेपर देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया होगा। अब वहाँ पे सौर दिवस क्या है, नक्षत्र दिवस नहीं पता है, तो आप आंसर निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बातें? तो पहला तो पॉइंट याद रखना कि सौर दिवस थोड़ा सा ज़्यादा होता है नक्षत्र दिवस की तुलना में। कितना ज़्यादा होता है, तो 4 मिनट का लगभग थोड़ा सा क्या होगा आपका, 4 मिनट मतलब 3 मिनट और 55 सेकंड के आसपास ज़्यादा होगा ना। अप्रोक्स 4 मिनट के आसपास क्या हो गया, सोलर डे ज़्यादा होता है, होगा ना 4 मिनट्स। समझ पा रहे हो? छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको यूपीएससी उठा के पूछेगा। अभी है क्या, दोनों में क्या मतलब है, इसको समझिए। तो पृथ्वी को एक चक्कर कंप्लीट करने में, मतलब ये पृथ्वी है, ठीक है, किसको, साक्षी को ले लेता हूँ। साक्षी के सामने यहाँ अभी ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो भाग अभी आपके सामने है, फिर से आपके सामने कितने समय में आ जाएगा? हाँ, एक दिन का मतलब यहाँ पर आपका कितने समय में आ जाएगा, ये वाले 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड्स में आ जाएगा। आपको एक तारा हो मान लेते हैं, लेकिन स्थिर तारा हमेशा क्या होता है, स्टार हमेशा स्थिर होता है। तो उसके सापेक्ष देखेंगे तो आपका इतने समय में एग्जैक्ट ये स्थान, मान लिया अभी बिलासपुर के सामने आप हो, तो बिलासपुर एग्जैक्ट इतने समय में आपके सामने फिर से आ जाएगा, मतलब पृथ्वी एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिडरल डे कहते हैं, नक्षत्र दिवस कहते हैं, कि एग्जैक्ट जितने समय में किसी बिंदु के सापेक्ष, बिंदु ले लो, तारा ले लो, कुछ भी बोल दो, किसी बिंदु के सापेक्ष या किसी आपका जो है पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में फिर से वह सामने आ जाता है। आगे बस समझ में। लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन भी कर रही है, घूर्णन तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ घूर्णन के साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो सूर्य के सापेक्ष जब स्थिति देखते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाती है। ये सूर्य हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई।
अब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण भी कर रही, रिवॉल्विंग भी कर रही है आपका जो है, और एक दिन में लगभग 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है ना। 365 दिन में चक्कर लगाती है ना पृथ्वी लगभग, हाँ 365, वो इसको भी देखेंगे एग्जैक्टली, लेकिन ओवरऑल मान के चलो 365 दिन में लगाती है। तो 365 दिन में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। तो अप्रॉक्स देखेंगे तो 1 डे में कितना डिग्री पृथ्वी आगे चली जाती है? 1 डिग्री अप्रॉक्स आगे चली जाती है। तो अब सूर्य है ना, आप यहाँ पर खड़े हो, सूर्य का ये पॉइंट ले लेते हैं। तो पृथ्वी तो एक चक्कर घूर्णन लगा के ये सामने आमने सामने आ जाएंगे कितने घंटे में? 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में आ जाएंगे, एग्जैक्टली आ जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये भी थोड़ा सा, तो ये 1 डिग्री आगे जा चुकी होगी, तब तक पृथ्वी यहाँ आ चुकी होगी। तो अब ये स्थान सूर्य के नीचे आने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेगा, क्योंकि ये स्थान एग्जैक्टली यहीं पर रहता तो इतने समय में आ जाता, लेकिन ये 1 डिग्री आगे जा चुकी है पृथ्वी, तो फिर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा घूमना पड़ेगा उसको जो है। तो वह एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता है? ये 4 मिनट्स लगभग क्या लगता है आपका जो है, 4 मिनट्स आपका लगभग एक्स्ट्रा लगता है। तो इस तरीके से आपका सूर्य के फिर से पुनः सामने आने में जो एक्स्ट्रा समय लगता है उसको मिला के 24 घंटे होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोलर डे कहते हैं। श्रेय आ रहा है समझ में? बाकी लोग को अभिषेक आ रहा है ना समझ में, कि यदि पृथ्वी अपने स्थान पे कांस्टेंट होती, सूर्य का चक्कर नहीं लगाती, तो सूर्य के सामने एग्जैक्टली 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में आ जाती। लेकिन चूंकि पृथ्वी, जैसे ये आप साक्षी का मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर एग्जैक्टली 23 घंटे में ये स्थान घूम के यहाँ पर आ गया, तो ये स्थिर है तो तब तो एग्जैक्टली आ गया। लेकिन सूर्य तो वो सूर्य स्थिर है, सूर्य को मान लो इसको, लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य का चक्कर भी इधर लगा रही है, ऐसे भी जा रही है। तो अब ये स्थान यहाँ पे आ गया, इसके सामने आने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो वो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता है? 4 मिनट। तो उसको हम लोग सोलर डे कहते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, सोलर डे क्या होता है और नक्षत्र दिवस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है कॉन्सेप्ट का और समय का। क्लियर हुआ केतन बाबू? बोलो बोलो बोलो। नहीं हुआ? नहीं और समझा दूंगा, घबराओ मत, एक बार में नहीं आता समझ, मुझे भी पता है, ठीक है। मुझे भी शुरू में जब टीचर ने समझाया ही नहीं, ये तो पढ़ाया ही नहीं था हमको, तो पढ़ाने बैठा तब पहली बार नक्षत्र दिवस भी वर्ड आया कहीं पर, तो भाई ये कौन सी नई बला आ गई, तो मैं फिर समझना स्टार्ट किया। तो बहुत टाइम मुझे भी लग गया कि कहना क्या चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, तो फिर धीरे से समझ में आया। चलो तुमको लेके समझाता हूँ। तुम सूर्य हो, सूर्य मान लो, क्या है? हाँ ठीक है, सूर्य हो। ये पृथ्वी है आपका, ये स्थान अभी कौन सा वाला ले, अफ्रीका तुम्हारे सामने। तो पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पे लगा लेती है 23 घंटे 56 मिनट में। तो 23 घंटे 56 मिनट के बाद अफ्रीका तुम्हारे सामने फिर से आ जाएगा। 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.09 सेकंड के बाद आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं है, राइट। तो लेकिन ये पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेशन के साथ साथ तुम्हारा ये चक्कर भी लगा रही है, इधर से इधर तुम्हारा चारों ओर क्या लगा रही है? रिवॉल्व भी कर रही है। तो और कितने दिन में कर रही है? 365 डेज में कर रही है। तो ये तो अपने स्थान पे आ गया 23 घंटे समथिंग मिनट में, लेकिन तब तक पृथ्वी थोड़ा सा इधर आ चुकी होती है। तो ये जो स्थान है वो तुम्हारे नीचे फिर से आने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लेगा इस तरीके से। वो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता है? 4 मिनट्स का। तो वो सोलर डे हो गया। तो कहने का मतलब सोलर डे का मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्टली सन के सामने हम फिर से जब आते हो कितने घंटे में आते हैं? 24 घंटे में। सूर्य के सामने हम पुनः कितने घंटे में पहुंचते हैं वहाँ पे? 24 घंटे में। लेकिन एक चक्कर कितने देर में लगा लेती है पृथ्वी? 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड्स में लगा लेती है। तो एग्जैक्ट 1 राउंड कंप्लीट करने में जो समय लगता है वो नक्षत्र दिवस हो गया, और फिर से सूर्य के सामने आने में जो एक्स्ट्रा 4 मिनट लगते हैं उसको मिला देंगे तो 24 आवर्स क्या हो गया आपका? सोलर डे हो गया। आया समझ में? कोई समस्या? ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। तो इसका तो कोई संबंध इंसोलेशन से नहीं है, डे और नाइट, वो तो मैंने मोशन बढ़ाने लगा तो बता दिया। अब दूसरा जो हमने मूवमेंट देखा था, नोट कर लिया ना सब, ये है ना, सब
अच्छे से नोट कर लो, टाइम भी नोट कर लो। दूसरा जो है, पृथ्वी अपने घूर्णन के साथ साथ परिक्रमण गति भी करती है, मतलब सूर्य का चक्कर भी लगाती है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट। और इसके कारण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसके कारण से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, चेंजेस इन सीजन्स। इसके कारण से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्लियर? तो ये डिटेल कल ही देखेंगे क्योंकि आधा पौन घंटा लगेगा इसको समझाने में, तो इसको कल से देखते हैं। तो कल से फिर आगे देखें, बाकी का ये वाले देख लेंगे। बाकी का सीधा संबंध है, देखना चाहेंगे तो वायुमंडल की पारदर्शिता का इंसुलेशन से क्या संबंध होगा, तो पारदर्शिता का मतलब ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी तो इंसुलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका सीधा संबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इंसुलेशन के साथ में, कि पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, इंसुलेशन ज़्यादा होगा। पारदर्शिता कम है, इंसुलेशन क्या होगा, कम होगा। तो इसका सीधा संबंध हो गया इंसुलेशन से। ये भी कल देखेंगे सौर कलंक क्या होता है, और इसका भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो ये कल टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक टेम्परेचर आ जाएगा आपका जो है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा अव्यवस्था मेरे कारण से नहीं, परिस्थितियों के कारण से, तो मैं देर करता नहीं, देर ठीक है। गाना सुना है, कौन सा गाना है बता दो, ठीक है ना। चलिए, इनके कोई मिलने भी आए हुए, ठीक है। फिर कल से पढ़ते आगे का।